हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के पहले अध्याय यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो टॉप मोस्ट 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी को देखने वाला है। यह क्वेश्चन जो है यह कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो पांचों का पांचों क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि राष्ट्रवाद क्या है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि राष्ट्रवाद क्या है। अब राष्ट्रवाद हम लोग किसे कहते हैं। देखिए कोई भी देश के नागरिक, ठीक है ना, कोई भी देश के नागरिक जो अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। आप भी अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं ना, अपने देश के बारे में, तो हम लोग राष्ट्रवादी हुए, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद क्या है, इसका डेफिनेशन हम क्या देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन हम क्या देख सकते हैं। तो कह रहा है कि राष्ट्रवाद जो है वह एक ऐसा भावना है, कह रहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, ठीक है ना, जो राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, ठीक है ना, जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का भावना बनाए रखती है। जैसे देखिए हम लोग क्या है कि अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं एक राष्ट्र में, जैसे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी, लेकिन हम लोग एक कब हो जाते हैं, जब राष्ट्र के बारे में बात आता है। क्योंकि हमारा धर्म भले एक है, अलग है, सॉरी, हमारा धर्म जो है वह भले अलग अलग है, लेकिन हमारा राष्ट्र जो होता है वह एक होता है। हम लोग हमेशा अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का भावना बनाता है। लोग भले ही अलग अलग धर्म के हो, अलग अलग जाति के हो, लेकिन जब राष्ट्र के बारे में बात आता है तो लोग अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है। तो राष्ट्रवाद एक वैसा ही, उसी भावना को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि यह जो है अलग अलग धर्म और समुदाय के लोगों के बीच यह भावना बनाए रखती है। कह रहा है कि यह जो है अलग अलग धर्म और समुदाय के लोगों के बीच यह भावना बनाए रखती है कि भले ही हमारा धर्म अलग अलग है लेकिन देश तो एक है। राष्ट्रवाद क्या करता है, तो राष्ट्रवाद जो है वह अलग अलग धर्म और समुदायों के बीच यह भावना बनाए रखता है कि भले ही हमारा धर्म अलग है लेकिन हमारा देश जो है वह तो एक है। वे हमेशा धर्म से आगे अपने देश के बारे में सोचते हैं। याद रहेगा आपको। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना बनाए रखती है। साथ में बोलिए आप, राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना बनाए रखती है। यह अलग अलग धर्म और समुदाय के लोगों के बीच यह भावना बनाए रखती है कि भले ही हमारा धर्म अलग अलग है लेकिन हमारा देश तो एक है। वह हमेशा अपने धर्म से पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। आप देखिए अगला जो क्वेश्चन है यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है कि मेजनी कौन था। यह क्वेश्चन भी 2 नंबर में कई बार पूछा गया है और एकदम ही आसान क्वेश्चन है और इसका एकदम ही आसान आंसर भी है, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ के जाते हैं तो इसका जवाब आप अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं दे पाते हैं। जब क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो आराम से समझिए कि मेजनी कौन था। तो देखिए यहाँ पे इसका जो हम लोग आंसर देखेंगे तो क्या है इसका आंसर यहाँ पे कह रहा है कि मेजनी जो है, मेजनी का जन्म जो है 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। आप क्या याद रखेंगे कि मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो मेजनी का जन्म हुआ था 1805 ईस्वी में। देखिए यह जो है ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है कि मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। मेजनी मुख्यतः पेशे से साहित्यकार था, परंतु मेजनी को जो है राजनीति से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़े रहे, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखते थे। देखिए यह ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है कि मेजनी जो है वह किस संगठन से जुड़े थे, तो आप याद रखिएगा कि मेजनी जो है वह कार्बोनरी से जुड़े हुए थे। यह ऑब्जेक्टिव कई बार पूछे हुआ है। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे कि मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था, जेनेवा में। कब हुआ था, तो 1805 ईस्वी में। तो अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि मेजनी कौन था, तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे कि मेजनी मुख्यतः पेशे, मेजनी क्या था, तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। मेजनी मुख्यतः पेशे से साहित्यकार था, परंतु उसे राजनीति से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़े रहे, लेकिन मेजनी जो थे वह गणतंत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। याद रहेगा आपको। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। सबसे पहले आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किस किस जिला से आप लोग, बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग देख रहे हैं, या नहीं तो फिर किसी अदर स्टेट से देख रहे हैं तो आप लोग अपने स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ तो जर्मनी का एकीकरण करने में बाधाएं क्या क्या थी, यह आपसे पूछ रहा है। यह क्वेश्चन भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में दो नंबर में पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देखिए यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जर्मनी जो है लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जर्मनी कितने छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, 300। तो जर्मनी जो है वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के जो प्रमुख थे, यानी कि इन सभी राज्यों के जो अलग अलग राजा थे प्रमुख, वह अपनी अलग अलग उनकी अलग अलग सोच थी, धर्म और जाति के रूप में भी वह एक नहीं थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। तो आप क्या याद रखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? तो सबसे पहले तो जर्मनी जो था वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों का अलग अलग राजा था, प्रमुख था, वे जो है सबका अलग अलग सोच था, वे लोग धर्म और जाति के नाम पर भी एक नहीं थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। अब जर्मनी को एक कैसे किया जा सकता है जब अलग अलग राजा है, सबका अलग अलग विचार है, तो बहुत ज्यादा बाधाएं थे। याद रहेगा आपको। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मेटरनिख युग क्या है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है कि मेटरनिख युग क्या है। यह क्वेश्चन भी कई बार आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि मेटरनिख युग क्या है, तो इसका आंसर हम क्या देंगे कि मेटरनिख युग क्या था भाई। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मेटरनिख जो था वह पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। याद रखिएगा कि मेटरनिख किस व्यवस्था का समर्थक था, तो पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता जो था वह उसे पसंद नहीं था। मेटरनिख को नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता जो था, नेपोलियन जो एकता स्थापित किए थे वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए, मेटरनिख जो है वह इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया था, इटली को कई राज्यों में बांट दिया। इसी युग को हम लोग मेटरनिख युग कहते हैं। अभी आप लोग पढ़े थे ना यहाँ पे कि इटली जो है लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, तो मेटरनिख यही काम किया था कि इटली को कई छोटे बड़े राज्यों में बांट दिया था। इसी युग को हम लोग जो है मेटरनिख युग के नाम से जानते हैं। माफ कीजिएगा 4 ही क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में हम आपको बता दिए थे कि 5 क्वेश्चन है, लेकिन 4 ही क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। अब जो हम लोग इसके बाद देखेंगे वह देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी बना दीजिए, तो आएगा 100% इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक जो है आप लोग बोर्ड क्रैकर अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।